वो शदीद इज़्तिराब का शिकार थी, जो वहां बैठा हर शख्स देख सकता था। वो सोफे पर बैठी हुई अपनी टांग मुसलसल हिला रही थी। बस भी करो ना हिना, आयशा ने जज होते हुए कहा। तो हिना ने चेहरा उठाए उसे देखा। मुझे बहुत बेसुकूनी हो रही है। वो सोफे से उठी और अब वो कमरे में चक्कर काटती हुई बेबसी से कह रही थी, तुम क्यों परेशान हो रही हो? सब ठीक हो जाएगा और कोई भी तुम्हें यहाँ से जबरदस्ती लेकर नहीं जा सकता। सारा भी उसके पास आकर खड़ी हुई और उसके कंधे पर हाथ रख के उसे हौसला दिया। इससे पहले कि वो कोई बात करती, अचानक कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। आयशा इन दोनों पर निगाह डालती दरवाजे तक गई। दरवाजा खोला तो सामने ही वार्डन खड़ी थी। आयशा ने संभालिया निगाहों से उसे देखा, जो आयशा को एक साइड करती हुई कमरे में दाखिल हुई। मिस हिना, आपको लेने के लिए कोई आया है। अल्फाज थे कि पिघलता हुआ शीशा, जो इन तीनों के कानों में एक साथ उतरा था। वो तकलीफ और दुख से नफी में सर हिलाती हुई 2 कदम पीछे हुई थी। मुझे कहीं नहीं जाना। उसके लब बिना आवाज के हरकत में आए थे। जल्दी से अपनी सारी पैकिंग कर लें, आपका नीचे इंतजार कर रहे हैं। वार्डन हुक्म देती हुई कमरे से बाहर जा चुकी थी और उसने एक बेबस नजर सारा और आयशा पर डाली। आंखों से आंसू बहते हुए गालों तक आ गए। मुझे कहीं नहीं जाना। वो खौफजदा सी होती वही सोफे पर सुकर सिमट गई, तो दोनों उसके पास आकर खड़ी हुई। मेरे पास एक आइडिया है, तुम मेरे घर चलो, सारा ने मुफीद मशवरा दिया। और आयशा का दिल चाहा कि उसके आइडियाज पर 100 बार लानत भेजे। तुम इसे कहीं नहीं छुपा सकती, हमें कुछ और करना पड़ेगा। उसकी बात पर दोनों हैरान हुए, लेकिन क्या कर सकते हैं? हीना ने परेशान होते हुए पूछा। फिलहाल तुम उसके साथ चली जाओ, लेकिन वहां जाकर उसका जीना इतना हराम कर दो कि वो तुम्हें छोड़ दे। आयशा ने एक मशवरा दिया और हिना ने 100 दफा उस पर लानत भेजी थी। यहाँ मेरी जिंदगी अजीरन हो गई है और तुम मुझे इस तरह की संजीदा सूरत हाल में थर्ड क्लास घटिया मशवरे दे रही हो। मुझे कहीं नहीं जाना यार, तुम दोनों कुछ करो। वो बेबसी से कहती हुई इस बार रो पड़ी थी। उन दोनों को ही दुख हुआ। यार, हम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ एक ही हल है, वो शख्स तुम्हें खुद छोड़ दे, तो फिर तुम आजाद हो जाओगी। इन दोनों के पास कोई रास्ता नहीं था। वो बेबसी से इन दोनों दूसरे की तरफ देख रही थी। इससे पहले कि मजीद कोई बात करती, कमरे के दरवाजे पर एक बार फिर दस्तक हुई। जल्दी करें मिस हिना। और हिना के सारे वजूद में खौफ सराय कर गया। उसे नफी में सर हिलाया। जल्दी से सारा ने उसके सारे कपड़े पैक किए। मैं तुम्हारे सामान में ये मोबाइल छुपा रही हूँ, अगर कभी जरूरत पड़ी तो हमसे राब्ता करना, फिर हम कुछ करेंगे। सारा ने उसे हौसला दिया था। आयशा ने इस बात में सर हिला दिया। फिलहाल यही बेहतर है कि तुम चली जाओ। अगर इस शक को शक पड़ गया कि तुम क्या सोच रही हो तो बुरा होगा। आयशा के बात पर वो एकदम से खामोश हो गई थी। उन दोनों ने जल्दी से उसका सारा सामान समेटा और उसको बैग पैक किया। वो जल्दी से अपनी चादर सर पर लेती, दूसरे हाथ में बैग पकड़े उस कमरे से बाहर थी। ये एक हॉस्टल का मंजर था। वो पिछले 3 सालों से ये हॉस्टल में रहती आई थी, मगर 2 महीने के इनको सेमेस्टर ब्रेक हो रही थी। इसलिए सारे स्टूडेंट्स अपने अपने घरों को जा रही थी और हॉस्टल की वार्डन ने सख्ती से कहा था कि कोई भी लड़की इन 2 महीनों में हॉस्टल में नहीं रुक सकती। उन्होंने जबरदस्ती तमाम स्टूडेंट्स के घर में फोन किए थे और एक वो वाहिद थी जो यहाँ से नहीं जाना चाहती थी, लेकिन वार्डन फोन किए उसके कम घर से इस शख्स को बुला चुकी थी जहाँ हिना कभी भी नहीं जाना चाहती थी। वो एक गहरी सांस लेती हुई कमरे से बाहर निकल आई। हैंड बैग पर मजबूत गिरफ्त करती उसने खुद को बहादुर दिखाने की कोशिश की। वो जब तक रिसेप्शन पर आई तब तक सारा वजूद पसीने से तर हो गया था। अंदर तक खौफ कुंडली मारे बैठा था। वो कभी भी वापस नहीं जाना चाहती थी। रिसेप्शन सारा खाली था, ना ही वार्डन मैम थी और ना ही कोई और था। इतने में उसे एक क्लीनर नजर आई जो यहाँ काम करती थी। बाकी में वो आपका इंतजार कर रहे हैं, आप जा सकते हैं। उसने पैगाम दिया तो हिना ने इस बात में सर हिलाया और हॉस्टल की बिल्डिंग से बाहर निकल आई। 2 मिनट की मुसाफत तय करते हुए वो पार्किंग तक आई और वहां पर चंद गाड़ियों में से उसकी गाड़ी ढूंढनी चाहिए जब अचानक उसे अपने अकब से आवाज आई। दूसरे नंबर पर ब्लैक मर्सिडीज खड़ी है। उस आवाज को सुनते हिना अंदर तक कांप गई। उसके अंदर पलट कर देखने की हिम्मत ना हो सकी। उसे लगा कि अब वो कभी भी हिल नहीं पाएगी। जमीन उसके कदम जगड़ रही थी और वो कुछ भी सोच पाती तब तक उसके हाथों से बैग पकड़ चुका था और अब वो उससे 2 कदम आगे चल रहा था और सामने खड़ी ब्लैक मर्सिडीज तक जा रहा था। हिना ने एक नजर उसकी पुश्त को देखा। 3 सालों बाद उसे देखा था। आंखों में एक अजीब सा तासुर उभरा और वो उसकी पुश्त ही देख पाई थी। 6 फीट से निकलता कद, लंबा चौड़ा सीना,
मजबूत जिसामत का मालिक। वो बैग गाड़ी की डिक्की में रखता हुआ पलटा तो इसका चेहरा वाजिया हो गया। उसकी कांच जैसी सब्ज आंखें, सुर्ख सफेद रंगत, खूबसूरत नक्श नैन, चेहरे पर छाई संजीदगी जो उसे मजीद हसीन बना रही थी। वो 28 साल एक खूबसूरत और खूबरूम नौजवान था। उसे देखते हुए हिना अपने माजी में खो गई। वो अपने वालिदैन की इकलौती बेटी थी। उसकी माँ एक अमीर घराने से ताल्लुक रखती थी, लेकिन बाप एक गरीब गांव का गरीब शख्स था। उसके माँ बाप पहली बार यूनिवर्सिटी में मिले थे और दोनों ही मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए। और इसकी माँ ने अपने घर वालों के खिलाफ जाकर उसके बाप से शादी की थी। और इसके नतीजे में हिना के नाना ने हिना की माँ को हमेशा के लिए हर रिश्ते से आजाद कर दिया। उन्होंने कह दिया कि इनका इस लड़की से कोई भी रिश्ता नहीं है। हिना की माँ भी मोहब्बत की खातिर इस छोटे से गांव में जाकर बस गई। सालों गुजर गए, वो इस गांव की होकर रह गई। खुदा ने इन दोनों को बहुत खूबसूरत बेटी दी, जिसका नाम उन्होंने हिना रखा। वो 15 साल की हुई तो उसके बाप का एक हादसे में इंतकाल हो गया। उसके ददियाल वालों ने हिना की माँ को अपने साथ रखने से इनकार कर दिया। उन्हें लगता था कि वो शहर की एक अमीर फैमिली से ताल्लुक रखती है और वो इस किस्म की मॉडर्न लड़की को अब मजीद अपने खानदान के साथ नहीं बांधेंगे। उनके बेटे ने शादी की थी तो उन्होंने खामोशी इख्तियार कर ली, मगर अब उनका बेटा जा चुका है, इसलिए वो मजीद हिना को और उसकी माँ को उसके साथ नहीं रख सकते। हिना की माँ बहुत उम्मीद के साथ अपने वालिद के घर आई और हाथ जोड़े अपने बाप से माफी मांगी। बाप था, कब तक नाराज रहता, इसलिए दिल पिघल गया। उसके बाद वह हिना को लिए वहां आ गई। 3 साल मजीद गुजर गए जब हिना की माँ भी और हार्ट अटैक से वफात पा गई और हिना अकेली रह गई। मामानियों को तो वह हर वक्त जहर ही लगती थी, इसलिए उसके नाना ने एक फैसला किया। उन्होंने हिना के बड़े मामू के बेटे आर्यन खानजादा के साथ उसका निकाह कर दिया, लेकिन हिना का निकाह नहीं करना चाहती थी। मगर नाना का ये कहना था कि वो बिना किसी रिश्ते के उसको इस घर में नहीं रख सकते। 1 साल मजीद गुजरा जब नाना की तबीयत बिगड़ी और वो भी इंतकाल कर गए और एक के बाद एक हिना के सारे अपने छोड़ गए। उसका निकाह तो हो गया, लेकिन बड़ी ममानी को बहू के रूप में बिल्कुल भी कबूल नहीं थी और छोटी ममानी उनके तो जैसे कलेजे पर वो मूंग ढलने लगने लगी थी। वो तो अपनी लाडली बेटी की शादी उस शख्स से करवाना चाहती थी जिसकी वो बीवी बन गई थी। इसलिए दोनों ममानियों ने मिलकर एक प्लान बनाया और हिना को बदकिरदार साबित करने की हर मुमकिन कोशिश की। और एक तमाशा था जो बंगले में लगा था और उसके बाद सब कुछ तबाह हो गया। अब क्या तुम्हें अलग से इनविटेशन देना पड़ेगा? सख्ती से उसके कान के पास झुकते वो घराया था। हिना जल्दी से माजी से बाहर निकल आई, अपने घबराते वजूद पर काबू पाते तेजी से गाड़ी तक गई। वो ड्राइविंग सीट संभाल चुका था। वो फ्रंट सीट का दरवाजा खोले गाड़ी में बैठ गया। उसकी गाड़ी में बैठने के बाद वो गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। गाड़ी सड़क पर रवा तवा थी और हिना ने घबराई हुई निगाह उस पर डाली जो 28 साल आर्यन खानजादा था, इस शहर का सबसे बड़ा जाना माना बिजनेसमैन, खानजादा खानदान का वाहिद मशहूर चश्मो चराग जिस पर हर लड़की की नजर थी। और वो बिन मांगे हिना की झोली में आ गिरा था। मगर जो कुछ माजी में हो चुका था उसके बाद हिना कभी भी उस शख्स की बीवी नहीं रहना चाहती थी। गाड़ी आधे रास्ते तक पहुंच चुकी थी। उन्हें खानजादा हाउस जाने में अभी 1 घंटा मजीद लगना था जब बहुत हिम्मत करते हिना ने उसे मुखातिब किया और बिना उसकी तरफ देखे बहुत संजीदगी से वो ड्राइविंग कर रहा था। मुझे मुझे कुछ कहना है। कितनी देर बाद वो खामोशी को हिना की खूबसूरत आवाज ने तोड़ा। आर्यन खानजादा ने उसी संजीदगी चेहरे के साथ एक नजर हिना को देखा। उसकी काली आंखें, उसका सफेद धोतिया चेहरा। 22 साल हिना खूबसूरती की मिसाल थी, मगर आर्यन खानजादा के चेहरे के तासुरात हनूज वैसे ही सख्त और संजीदा थे। वो कुछ नहीं बोला तो हिना ने डरते हुए अपनी बात की वजाहत दी। मुझे तलाक चाहिए। वो हिम्मत करते 3 अल्फाज अदा कर पाई थी और अगले ही पल जैसे आर्यन खानजादा के अंदर किसी ने आग लगा दी। गाड़ी एक झटके से रुकी थी। वो फटी फटी निगाहों से हिना को देख रहा था। क्या कहा? उसे दोबारा पूछा, जिसे अपने कानों पर यकीन ना हो आया हो कि लड़की क्या कह रही है। मैंने कहा मुझे तलाक चाहिए, मुझे आपके साथ नहीं रहना। उसने कुछ हिम्मत करके बहादुरी से वो अल्फाज अदा किए और आर्यन बेहद बेयकीनी और हैरानी से उस लड़की को देख रहा था। और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे कहने पर तुम्हें तलाक दे दूंगा? उसने सख्ती से तंज का तीर चलाया था कि हिना के अंदर कहीं कुछ घायल हुआ था और उसकी आंखों के सामने वो दिन घुमा जब वो अपने कमरे में बैठे किसी किताब का मुताला कर रही थी और बड़ी अम्बानी ने आर्यन खानजादा के दोस्त को उसके कमरे में धोखे से भेज दिया था। आप यहाँ क्या कर रहे हैं फैसल भाई?
उसने हैरानी से पूछा था। मैं तुमसे कुछ बात करने के लिए आया था। वो इतना कहते साथ उसके कमरे में मौजूद सोफे पर बैठ गया। मगर ये मुनासिब नहीं लगता, प्लीज मेरे कमरे से बाहर जाए, उसने कुछ रिक्वेस्ट से कहा था। और फैसल के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट बमूदा रही। अरे क्या हो गया है, बैठ जाओ, बात करते हैं। और अगले पल उस तक पहुंचा और उसका हाथ पकड़े उसे वापस सोफे पर बिठा चुका था। और हिना अंदर तक कांप गई। ये क्या बदतमीजी है फैसल भाई, मेरा हाथ छोड़े। वो गुस्से से गरजी थी। रिलैक्स, हाथ ही तो पकड़ा है, क्या हो गया? ऊपर सुकून लहजे में कहता हिना का सारा सुकून तबाह कर गया। इससे पहले कि वो कुछ कहती कमरे का दरवाजा दहाड़ से खुला और आर्यन खानजादा कमरे में दाखिल हुआ। वो अपनी आंखों के सामने अपनी बीवी और अपने दोस्त को एक साथ एक सोफे पर इतने करीब बैठे थे। उसके वजूद पे जैसे आग सी लग उठी। फैसल के हाथ में हिना का हाथ था। इससे पहले कि हिना कुछ कहती वो आगे बढ़ा और एक थप्पड़ खींचकर हिना के चेहरे पर दे मारा। सच ही कहते हैं कि हर लड़की अपनी माँ पर ही जाती है। तुम भी अपनी माँ जैसी हो बद किरदार। अगर किसी और को पसंद करती थी तो फिर मुझसे निकाह करने के लिए हामी क्यों भरी? वो सख्ती से फट पड़ा था। और हिना ने उसी बेयकीनी से अपने गाल पर हाथ रखे आर्यन के पीछे खड़ी आर्यन की माँ को देखा। और हिना के दिल में जैसे कुछ घायल हुआ। आप गलत समझ रहे हैं सब कुछ। उसने कुछ कहने की कोशिश की क्या फैसल बोल उठा। मैंने कितनी बार कहा हिना, तुम मेरे दोस्त की बीवी हो, इस तरह मुझे अपनी तरफ रागिब करने से क्या हासिल होगा? फैसल लम्हों में दूर होता होता उसके किरदार पर धज्जियां बिखेर रहा था। और हिना की आंखों से आंसू बहते गालों पर फिसल गए। ममानी भी आगे बढ़ी। मैं तो पहले ही कहती थी इस लड़की को तलाक दो और जान छुड़वाओ। उनके लहजे में हिना के लिए साफ साफ नफरत थी। और हिना अगला सांस तक न ले पाई। नहीं मामा, इस लड़की को तलाक नहीं दूंगा। इसकी यही सजा है कि सारी जिंदगी मेरे नाम के साथ लटकती रहेगी। आर्यन खानजादा नफरत से बोला था और उसकी माँ के सीने में जैसे किसी ने आग लगा दी। लेकिन मैं इस लड़की को मजीद इस घर में बर्दाश्त नहीं करूंगी। आर्यन की माँ सख्ती से हुक्म चलाती कमरे से बाहर निकल गई। और वो भी कमरे से बाहर निकल गया। और वो खाली कमरे को देखती बेबसी से वही रोती रहेगी। वो तो जानती भी नहीं थी कि कोई इस कमरे में इस तरह दाखिल हो जाएगा। अगले दिन बहुत हिम्मत करते उसने मामू से दरख्वास्त की कि इसे हॉस्टल भेजे, वो पढ़ना चाहती है। और मामू भी घर के हालात देखते हुए मान गए थे। और आज पूरे 3 साल बाद वार्डन ने उसके मामू को फोन किया था, इसलिए वो मामू के कहने पर उसे लेने के लिए आया था। पूरे 3 साल बाद वो दोबारा उसके रूबरू आई थी। मैं जानती हूँ कि मुझे वहां कोई पसंद नहीं करता, इसलिए मैं मजीद आप पर बोझ नहीं बनना चाहती, इसलिए मुझे तलाक दे दी। वो जल्दी खुद को माजी से बाहर निकाल लाई और अपनी आंखें झलकती नमी को सख्ती से रगड़ डाला। और आर्यन खानजादा की आंखों से जैसे आग सी निकलने लगी थी। अगले पल उसने सख्ती से हिना का बाजू दबोचा। तुमने क्या मुझे पागल और बेवकूफ समझ रखा है ताकि तुम्हें तलाक दूं और तुम अपनी मर्जी से किसी और से शादी कर ले? उसके कानों में जहर अंडेलते वो हिना के वजूद के परखचे उड़ा चुका था। इस बार हिना चाहकर भी अपने आंसू काबू न कर पाई। आप गलत समझ रहे हैं, मुझे किसी से शादी नहीं करनी, बस मैं आपकी जिंदगी से दूर जाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं आपकी जिंदगी पर मुसल्लित कर दी गई हूँ। और जबरदस्ती किसी की भी जिंदगी में शामिल होना ये मेरी तरबियत नहीं है। वो तकलीफ से बोली थी। और लफ्ज तरबियत पर आर्यन खानजादा कहका लगा उठा। तुम्हारी तरबियत तो मैं बहुत अच्छे से देख चुका हूँ। उसके एक एक लफ्ज में सख्त तंज था जो हिना को अपने वजूद की आर पार होता महसूस हुआ। बहुत हिम्मत करते उसने सख्ती से कुछ कहने की कोशिश की। जब मैं आपके साथ रहना नहीं चाहती तो आप जबरदस्ती मुझे अपने साथ नहीं बांध सकते। और वैसे भी आप ही ने कहा था ना कि मुझ जैसी गांव की अनपढ़ जाहिल लड़की आपकी बीवी बनने के काबिल नहीं। उसे 4 साल पहले आर्यन खानजादा के अल्फाज याद आए थे। और उसका तंज सुनते आर्यन ने गले अगले पर सख्ती से उसका मुंह दबोचा। तुम्हें मुझसे तलाक चाहिए? वो सख्ती से कराया था कि हिना डरती हुई इस बात में सरल आ गई। अच्छा, ऐसी बात है। वो हिना का जबड़ा दबोचे अब कुछ सोच रहा था। गाड़ी हनूज सड़क पर रुकी हुई थी। अचानक बारिश शुरू हो गई और देखते ही देखते बारिश बहुत तेज हो गई। ठीक है, तो मैं तुम्हें तलाक दूंगा, लेकिन एक मेरी शर्त है। वो इतनी जल्दी मान गया तो वो हैरान हुई। और इससे ज्यादा हैरान लफ्ज शर्त पर हुई थी। उसने डरते हुए पूछा, कैसी कैसी शर्त? वो अंदर तक खौफ से कांप गई थी। और अगले ही पल जो अल्फाज आर्यन खानजादा की जुबान से अदा हुए वो हिना को साकित कर गए। वो बेहद बेयकीनी और फटी फटी निगाहों से आर्यन खानजादा को देख रही थी। उसी संजीदगी के साथ अपनी बात दोबारा दोहरा चुका था। एक रात मेरी मनमानियां बर्दाश्त कर लो, तुम्हें इस निकाह से आजाद कर दूंगा। अल्फाज थे कि पिघलता हुआ सीसा
जो हिना के वजूद में अंदर तक उतर गया था। उसकी आंखों की तकलीफ नाकाबिले बर्दाश्त हद तक बढ़ गई थी। उसकी आंखों के सामने वो मंजर चला। ये 4 साल पहले कोई दिन था जब वो किचन में खड़ी नाना के लिए चाय बना रही थी, और चाय बनाने के बाद जब वो नाना को देने उनके कमरे में आई तो इन दोनों की बातों की आवाज सुनी। वो दादा के साथ बहस करते हुए कह रहा था कि उसे निकाह नहीं करना क्योंकि इसे हिना पसंद ही नहीं है। आपको क्या हो गया है दादा? उस गांव की अनपढ़ और जाहिल गवार लड़की से शादी करूंगा मैं? वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। कहाँ वो थर्ड क्लास लड़की और कहाँ मैं आर्यन खानजादा, और मेरे स्टैंडर्ड की ही नहीं है। मैं तो उसे देखना भी पसंद न करूं। और कमरे के बाहर खड़ी हिना को लगा कि उसके सर पर उस सारे बंगले की अमारत आन गिरी है। दादा नफी में सर हिलाते और उससे सख्ती से कह रहे थे अगर वो इनसे मोहब्बत करता है तो उसे हिना से निकाह करना ही पड़ेगा। सिर्फ दादा और अपने बाप के कहने पर उसने ये निकाह किया था, क्योंकि पूरे खानदान में सिर्फ 2 ही लोग थे जिनसे वो टूट कर मोहब्बत करता था। और ये सब याद आते किसी ने हिना के रूह तक झंझोर डाली थी। वो नफी में सर हिला के हरगिज नहीं, मैं आपको ये हक नहीं दूंगी। जैसे उसकी आंखों का जख्मीपन मजीद बढ़ गया था और आर्यन के चेहरे के तासुरात मजीद सख्त हुए। अगर तलाक चाहिए तो मेरी शर्त माननी पड़ेगी। वो सख्ती से एक एक लफ्ज चबा कर बोला कि हिना को सांस लेने में भी तकलीफ होने लगी। वो नामहसूस अंदाज में कार के दरवाजे के साथ बैठ गई और उसकी आंखों में ठुकराए जाने की तकलीफ थी। हरगिज नहीं, मैं कभी आपको ये हक नहीं दूंगी। वो पहले से ज्यादा ऊंची आवाज में चिल्लाई थी। पहली बार जिंदगी में उसके अंदर इतनी हिम्मत आई थी। वो बदतमीजी नहीं करना चाहती थी, लेकिन ये शख्स उसे मजबूर कर रहा था। उसका ये इनकार जैसे आर्यन खानजादा की मर्दानगी पर किसी वार की तरह लगा था। वो सख्ती से उसके चेहरे के पास आया और गिराया, तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम मुझे मुझे इनकार करोगी? वो सख्ती से गिराता हुआ चिल्लाया था कि हिना काम कर रही, आज मैं तुम्हें अपनी मोहर लगा दूंगा। मेरे वजूद की मोहर जिसके बाद तुम्हारी सांस से भी मेरा नाम लेंगी। आर्यन खानजादा गौरी लाग कर चुका था और हिना का सारा वजूद ठंडा पड़ गया। वो फटी फटी निगाहों से उस जालिम शख्स को देख रही थी जिसने कभी उस पर यकीन नहीं किया था। और वो जिस दिन से खानजादा हाउस आए थे उस दिन से हिना उसे एक आंख नहीं पाती थी, क्योंकि वो सारी जिंदगी गांव में रहती आई थी। वो शहर में रहता एक पढ़ा लिखा नौजवान था। उसे लगता था कि कभी भी हिना उसके साथ नहीं जचेगी। उसका तो चेहरा दबो चुका था और हिना के वजूद में जैसे किसी ने तकलीफ की लहरें छोड़ दी। बहुत हिम्मत करते उसने कुछ कहने की कोशिश की। बहुत मर्द और मर्दानगी करते हैं ना, कि सिर्फ मर्द की मर्दानगी यही होती है कि वो औरत पर अपनी हाकमियत जाहिर करे? क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि सामने वाले के पास भी एक दिल है जो आपकी हर हरकत पर नोट टूट जाता है? तकलीफ से तड़पती हुई वो बोली थी कि आर्यन खानजादा साकित रह गया। मेरा वजूद चाहिए ना तो ले, नोच ले, इसके बाद शायद आपको सुकून आ जाए। अगर तब भी सुकून ना आए तो मुझे जान से मार दीजिएगा, तब तो आपको जरूर ही सुकून आ जाएगा। वो किसी जख्मी शेरनी की तरह थोड़ा सा उसके करीब होती बेबसी से चिल्लाई थी, आप मर्द यही कर सकते हैं, सिर्फ औरत के वजूद को कुचलना, यही तो आपकी मर्दानगी है। वो अपने हाथों की मुट्ठियां बीचते इतना सख्ती से बेबसी से रोने लगी कि आर्यन खानजादा जो कुछ सख्ती से कहने का इरादा रखता था एकदम से उसके रोने की वजह से मौम का ढेर बन गया। न जाने क्यों, लेकिन उसे इस लड़की की आंखों से निकलने वाली उस नमी ने तकलीफ पहुंचाई थी। वो दोबारा अपनी सीट बेल्ट पहनता गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। उसके बाद उन दोनों में कोई बात ना हुई। पूरे 1 घंटे बाद गाड़ी खानजादा हाउस में दाखिल हुई। सुलेमान खानजादा के 2 बेटे थे, बड़ा बेटा वलीद खानजादा, छोटा बेटा फवाद खानजादा। वलीद खानजादा का एक बेटा था आर्यन खानजादा और फवाद खानजादा की भी एक ही बेटी थी मुराहिल खानजादा। वलीद खानजादा की बीवी मारिया खानजादा जो कि आर्यन खानजादा की माँ होने की वजह से बहुत ज्यादा इतराती थी। उन्हें लगता था कि उसने इन खानदान को एक बेटा दिया है, इसलिए उस खानदान की हाकिम है। तो वही दूसरी तरफ फवाद खानजादा की बीवी निमरा खानजादा हर वक्त यही कोशिश में रहती थी कि बस किसी तरह नाहिल और आर्यन के दरमियान कुछ मोहब्बत पैदा हो जाए ताकि दोनों की शादी करवा दी जाए। आखिर ये सारी दौलत आर्यन खानजादा की ही तो थी और वो इस खानदान का वाहिद वारिस था, इसलिए सारे बिजनेस भी उसके हिस्से में आना था। और हर माँ यही चाहती थी कि उसकी बेटी ऐश करे और मनाहिल सिर्फ आर्यन की बीवी बनने के बाद ऐश कर सकती थी। वो दोनों गाड़ी से बाहर उतर आए थे। वो बेबसी से वही पोच में खड़ी थी। जब तक आर्यन अंदर दाखिल हुआ वो उसके पीछे अंदर की जानिब नहीं बढ़ी थी। उसके अंदर अंदर जाने के बाद अपने मन मन बारी कदम उठाती
खानजादा हाउस के लाउंज में दाखिल हुई थी। लाउंज में ही मारिया बेगम और निमरा बेगम किसी बात पर मुस्कुराती हुई नजर आ रही थी। पास ही नाहिल बैठी काफी लुत्फ अंदोज हो रही थी। दोनों मामू शायद अपने अपने कामों पर घर से बाहर निकले हुए थे, इसलिए वो यहाँ नहीं थे। आर्यन को देखते उन तीनों औरतों के चेहरे पर मुस्कुराहट दिखी, मगर जैसे ही नजर उनकी आर्यन के पीछे खड़ी हिना पर गई तो इन तीनों की मुस्कुराहट किसी ने नोच डाली। मारिया बेगम के जिस्म में गुस्से की लहर दौड़ी। ये लड़की यहाँ क्या कर रही है आर्यन? उन्होंने सख्ती से पूछा था। आर्यन तो कदम आगे बढ़ा। सेमेस्टर ब्रेक है, 2 महीने तक हॉस्टल बंद रहेगा, इसलिए ये यही रहेगी। वो इसी संजीदगी से माँ से मुखातिब होते हुए सोफे पर आकर बैठ गया और हिना वहीं लाउंज के दरवाजे के पास खड़ी रह गई। तुम्हें इसे यहाँ नहीं लाना चाहिए था, वहीं कहीं छोड़ आते, किसी भी दारुलमान में। ममानी ने उससे नफरत से कहा था कि हिना अगली सांस न ले पाई। आर्यन के चेहरे पर हनूज वही तासुरात थे। नहीं छोड़ सकता, वरना आप जानती है कि अपने शौहर को अगर किसी से डरता तो सिर्फ इसका बाप ही था, जिससे वो थोड़ा बहुत लिहाज कर लेता था। उन्होंने सख्ती से कहा तो उनकी ये बांझी शाम तक क्या होने चाहिए, इसलिए मैं इसे लेने के लिए गया था, वरना मुझे भी कोई शौक नहीं है। वो शान बेनियाजी से कहते उठ गया था, जिससे उसका यहाँ बैठकर मूड ही खराब हो गया था। वो उठा और सीढ़ियां चढ़ता हुआ अपने कमरे में जाकर गायब हो गया। हिना ने बेबसी से उन तीनों को देखा, जो नफरत से चेहरा फेर गई थी। अंदर बाहर कहीं ना कहीं मुनाहिल भी आर्यन को पसंद करती थी और वो भी चाहती थी कि उसकी शादी आर्यन से हो जाए। लेकिन सुलेमान खानजादा ने हिना का निकाह आर्यन से करवाकर जैसे सबके अरमान में पानी बहा दिए थे। वो इन तीनों से बात करना चाहती थी, लेकिन उन लोगों ने इससे मुंह लगाना भी जरूरी समझा। इसलिए हिना अपना टूटा हुआ दिल निचले फ्लोर पर मौजूद अपनी माँ के उस कमरे में चली आई, जहाँ वो यूनिवर्सिटी जाने से पहले रहती थी। वो कमरे में दाखिल हुई तो आज भी उस कमरे में उसकी माँ की बेशुमार यादें मौजूद थी। वो वहीं बेड के किनारे टिक गई थी। फिर वो सारा दिन वहीं कमरे में बंद रही। कमरे से बाहर निकलने की हिम्मत ना हो सकी। रात के 8 बजे मुलाजमा के जरिए मामू ने पैगाम भेजा कि वो कमरे से बाहर निकली। वलीद मामू उससे बहुत मोहब्बत करते थे। फवाद मामू की निस्बत वो काफी नरम मिजाज और रहमदिल इंसान थे। वो अपनी मन बाड़ी कदम उठाती कमरे से बाहर निकली तो सारी खानजादा फैमिली डाइनिंग टेबल पर बैठी खाना खा रही थी। वो सुबह से कमरे में बंद थी, उसे भी भूख लगी थी। इन सबके सामने दोबारा आकर किसी को भी अपना दिल तोड़ने का मौका नहीं देना चाहती थी, इसलिए कमरे में बंद रही। इधर आओ मेरे पास बेटा। वलीद मामू की आवाज पर उनके पास गई तो इन्होंने इसे अपने साथ लगाए, उसके माथे पर शफकत से लब रखे। वो सुकून सा महसूस करने लगी। तुम सुबह से कमरे में बंद थी। उन्होंने इसे सवालिया निगाहों से देखा। इससे पहले कि हिना कुछ कहती ममानी बोल उठी, हाँ भाई, अब ये तो अजीम हस्ती है, हमारे साथ बैठकर खाना खाने से तो रही। ममानी के लहजे से जहर उगल रही थी और हिना ने बामुश्किल उनकी बात हजम करने की कोशिश की। ऐसे ही मामू बस गले में गीली गेंद अटक गई थी, वो अपनी बात पूरी न कर पाई। आर्यन खानजादा ने एक संजीदा नजर उस पर डाली और दोबारा अपने खाने की तरफ मुतवज्जा हो गया। बेटा, खाना तो खा लेती, मुझे मुलाजमा ने बताया कि तुम सुबह से कुछ नहीं खाया। और इस बात पर उन सबका सांस अटक गया। ममानी के गले में भी पानी अटक गया। वो खांस खांस कर दोहरी होने लगी। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि मामू निगरानी से जान लेंगे। बस ऐसे ही मुझे भूख नहीं थी। उसने बहुत मुश्किल से अपनी आंखों की नमी का काबू करने की कोशिश की। आंखों के सामने एक एक पल के लिए अपने बाप का चेहरा घुमा था। उसके बाप ने कभी उसे किस चीज की कमी नहीं होने दी थी। अगर वो उनसे नाराज होकर खाना छोड़ देती तो उसे अपने हाथों से खाना खिलाते थे। और इस घर में रहते हुए तो वो बारहा सारा सारा दिन भूखी रही थी और हर बार मामू ने ही उसे कमरे से बाहर निकाले थे और रात को खाना उनके साथ खा पाती थी, वरना वो सारा सारा दिन ममानी के तानों को डर की वजह से किचन में आती ही नहीं थी। वरना ममानी हर बात पर कहने लगती कि वो फारिग बैठे उनकी किचन पर कब्जा किए फरी के नवाले तोड़ती रहती है। उसके दिल में कहीं अंदर तकलीफ हुई थी। उसने बहुत हिम्मत करती अपनी आंखें रगड़ी और मामू के साथ ही कुर्सी खींचती हुई बैठ गई। मगर उसकी ये आंखों की नमी पहली बार आर्यन खानजादा की आंखों से मुखफ़ी न रह सकी। न जाने क्यों, लेकिन उसे बहुत तकलीफ हुई। आखिर उसे तकलीफ क्यों हो रही थी? वो वहीं खाना छोड़ता हुआ उठा और अपने कमरे में जाकर गायब हो गया। ममानी ने बहुत नफरत से हिना को देखा। लो जी, इसकी मनुष्यत छा गई। मेरा बेटा खाना दरमियान में ही छोड़कर चला गया। वो गुस्से से गरजी थी। हिना के गले में तकलीफ से गड़हे पड़ गई। उसे लगा वो उससे ज्यादा मजीद वहां नहीं बैठ पाएगी। वो खामोशी से उठ गई थी। अरे बेटा, कहाँ जा रही हो? मामू ने परेशान होते हुए पूछा। कुछ नहीं मामू,
बस मेरा कुछ खाने को दिल नहीं चाह रहा। वो मजीद वहां रुके बिना अपने कमरे में चली गई और सीढ़ियों के ऊपर ग्रिल पर हाथ रखे आर्यन खानजादा ने बेहद बेयकीनी से ये मंजर देखा। उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था और अब भी बिना कुछ खाए वापस कमरे में चली गई। वलीद मामू ने एक काटदार नजर मारिया ममानी पर डाली। बस हर वक्त अपनी बकवास ही करती रहा करो। वो सख्त गुस्से में थे कि मारिया मानी एकदम खामोश हो गई। अब वो मुलाजमा को आवाज लगा रहे थे, जाओ उसे खाना लेकर आओ। नौकरानी अस्पात के सर हिलाती जल्दी से हिना के कमरे की तरफ चली गई। कुछ सोचते हुए आर्यन खानजादा वापस नीचे आया और बाहर लॉन की तरफ निकल गया और आने से पहले मुलाजमा को कॉफी का एक कप बनाने के लिए कहकर आया था और बंगले की पिछली जानिब बड़े गार्डन में निकल आया। यहाँ से हिना के कमरा साफ नजर आता था और उसके कमरे में मौजूद वो ग्लास वॉल की विंडो में थी। वो अक्सर रात के वक्त खुली होती थी क्योंकि उसने अक्सर नोट किया था कि हिना कमरे के पर्दे एक साइड किए रखती थी। जिस हिस्से में वो खड़ा था वो हिस्सा अंधेरे में डूबा हुआ था। वो यहाँ से साफ हिना के कमरे का सारा नजारा देख सकता था। वो बेड के किनारे टिकी हुई थी। सामने ही टेबल पर खाने की ट्रे पड़ी थी और वो यकटक बस खाने को देखती जा रही थी। न जाने क्यों, लेकिन आर्यन के अंदर ये जान लेने का तजस्सुस था कि वो खाना क्यों नहीं खा रही, आखिर वो क्यों इस तरह कर रही है। उसका ये तजस्सुस उसे यहाँ तक ले आया कि वो वही गार्डन में बेचैनी से चक्कर काट रहा था जब उसने देखा कि वो खाने को देखते देखते ही रो पड़ी थी और दोनों हाथ चेहरे पर रखे अपनी सिसकियां काबू करने की कोशिश कर रही थी। कमरे में चलते हुए बल्ब से सारे मनाजर वाजिया थे। वो साफ साफ मंजर देख सकता था। वो बार बार अपनी आंखों से आंसू साफ करती हुई बस खाने को देखती जा रही थी। इतनी देर बाद उसने पानी का गिलास पकड़ा और लबों से लगाया, मगर उसने खाने को अभी तक हाथ नहीं लगाया था। वो पानी इसी तरह पी रही थी जैसे न जाने कितने अरसे की प्यासी हो। उसने चाय टेबल पर पड़ा जग उठाया और 2 गिलास पानी के मजीद पी लिए, लेकिन खाने को अभी भी हाथ नहीं लगाया। और इस मंजर को देखते हुए आर्यन खानजादा के सीने में मौजूद दिल में शदीद शायद 200 टुकड़े हुए थे। वो खाने की प्लेट पकड़े बालकनी का दरवाजा खोले नीचे गार्डन में उतर आई, इस बात से बेखबर कि कुछ फासले पर आर्यन भी खड़ा है और वहां मौजूद पेट्स तक आई। खानजादा हाउस की बैकयार्ड में बहुत सारे जानवर थे, जिनमें 2 कुत्ते थे, 2-3 बिल्लियां थी और कुछ कबूतर और तोते भी थे। वो खाना पकड़े सारे जानवर को थोड़ा थोड़ा डाल रही थी और साथ आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। आर्यन नहायत उलझी निगाहों से उसे देख रहा था। वो चंद कदम चलता मजीद उसके करीब आया, मगर वहां मौजूद दरख्त की ओट में ही वो खड़ा हो गया। जब उस अंधेरे में उसने हिना के लबों को हिलते हुए महसूस किया। गार्डन में खामोश होने की वजह से हिना की आवाज सारे गार्डन तक गूंजी थी। उस खानजादा हाउस के जानवर भी मुझसे अच्छे हैं, मुझे माफ करना, तुम लोग ये खाना खा लो। ये मेरी किस्मत में नहीं था। अगर ये मेरे बाप का घर होता तो मैं भी शान से बैठकर यहाँ खाना खाती, लेकिन अफसोस की बात है कि ये घर और यहाँ के लोग मेरे नहीं हैं। इन लोगों को मेरे 2 नवाले भी खटकते हैं। काश बाबा आप मुझे छोड़कर कभी कहीं ना गए होते, और काश मामा हम कभी यहाँ आए ही ना होते। कम से कम इस हॉस्टल में सुकून से खाना तो खा सकती। वहां मुझे ये कोई कहने वाला ना होता कि मैं इन लोगों को सर पर बोझ बनी हूँ, उनके नवाले खा रही हूँ। वो सख्ती से अपनी आंखों की नमी पूछती हुई उठ गई थी। या अल्लाह, ये कैसा इंसाफ है। इस बंगले के कुत्ते भी मुझसे बेहतर है। मेरे बाप ने मेरी तरबियत जैसी की मैं वैसी ही अच्छी हूँ। खुददारी तो कबूल है, लेकिन मुझे इन लोगों की भीख नहीं चाहिए। वो अब अपने हाथ में वो प्लेट पकड़े वापस कमरे में चली गई और आर्यन जहाँ था वहीं का वहीं साकित रह गया। शल वो अंदर जाकर एक बार फिर आधा गिलास पानी पी चुकी थी, शायद अपनी भूख मिटाने की कोशिश कर रही थी। ट्रे वापस साइड टेबल पर रखते हुए कमरे की तेज लाइट्स बंद कर दी, बेड पर लेट गई और गार्डन में खड़े आर्यन को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। कितने ही देर वो शल और साकित निगाहों से उस कमरे को देखता रहा। उसे अपने गालों पर कुछ बहता हुआ महसूस हुआ, तो उसने हाथ लगाकर देखा तो वो पानी था। वो हैरान और साकित रह गया। उसकी आंखों से नमी कब निकली उसे एहसास तक ना हो सका। मुलाजमा की आवाज से वो होश में आया, सर कॉफी। वो चौंका, फिर मुलाजमा के हाथों से कॉफी का कप पकड़ लिया। इससे पहले कि मुलाजमा पलटती, आर्यन ने उसे आवाज देते रुका, सुनो। वो रुकी थी। जी सर। वो अदब से मुखातिब हुई, तुम यहाँ पर कब से काम कर रही हो? उसके अजीब से सवाल पर मुलाजमा हैरान हुई। 5 साल तो हो गए हैं सर, उसने सोचते हुए बताया। तो आर्यन समझते हुए उस बात में सर हिलाया और 2 कदम चलता नौकरानी तक आया। 3 साल पहले जब हिना यहाँ रहती थी तो मेरे और डैड की गैर मौजूदगी में मम्मा, चाची और नाहिल का रवैया हिना के साथ कैसा था?
उसने कुछ सोचते हुए पूछा था कि नौकरानी एकदम से जैसे खामोश हो गई। नौकरानी के चेहरे की उड़ी हुई रंगत देख सकता था वो। मैं कुछ पूछ रहा हूँ। नौकरानी को खामोश पाकर आर्यन ने दोबारा लफ्जों पर जोर दिया था। सर, मैं क्या कह सकती हूँ। नौकरानी निगाहें झुका गई थी। आर्यन को कुछ भी गलत होने का एहसास हुआ। मैं बस सच जानना चाहता हूँ, बताओ क्या बात है। आर्यन के लहजे में संजीदगी थी तो मुलाजमा ने डरते हुए सारी वजाहत कर दी। पहले तो फिर भी आपके दादा का लिहाज कर लेती थी, लेकिन उनकी मौत के बाद उन तीनों का रवैया हिना मैम के साथ काफी बदल गया था। अगर वो सारा दिन अपने कमरे से बाहर निकल आती तो आपके मामा उन्हें काफी बातें सुनाती थी, इसलिए उन्होंने कमरे से निकलना ही छोड़ दिया। एक बार तो मैंने अपनी आंखों से देखा कि वो किचन में खाना खाने के लिए गई थी, जब आपकी मामा ने उनके हाथों से खाने की प्लेट ही छीन ली थी। हमारी जिंदगी अच्छी बनी जा रही थी, न जाने तुम दोनों माँ बेटी कहाँ से आफत बनकर आ गई। वो माँ खुद तो मर गई और तुम्हें हमारे सरों पर बोझ की तरह छोड़ गई। मेरी बेटी की जिंदगी तबाह करने के बाद तुम यहाँ मजे से बैठी खाना ठोस रही हो। दफा हो जाओ यहाँ से। मारिया बेगम ने हिना की अच्छी खासी इंसल्ट किए उस दिन उसे किचन से बाहर निकाला था। आर्यन को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। उस दिन के बाद से वो कभी भी किचन में नहीं गई। जैसे ही वलीद सर आए तो वो मेरे साथ हमेशा हिना मैम को ही पैगाम देते थे, तो ही रात को हिना मैम आकर खाना खाती थी और आर्यन का सारा जिस्म साकित रह गया। उसे यकीन ना आया इतना सब कुछ होता रहा और उसकी माँ से न जाने कौन कौन सी सच्चाई बताती रही। उसकी आंखों के सामने सारे मंजर उभर रहे थे। फिर उसकी माँ उसकी हिना के खिलाफ भड़का रही थी। वो तो सारा सारा दिन ऑफिस में रहता था, उसे नहीं पता था कि घर में चलता क्या रहता है। अरे सारा दिन तो वो नौबजादी कमरे में बंद रहती है। अगर थोड़ी सी बात कर दो और ये कह दो कि बेटा हमारे साथ बैठकर खाया करो तो बहुत बदतमीजी करती है और ये कहती है कि वो हम लोग जैसे लोगों के साथ बैठना पसंद ही नहीं करती। इतनी अच्छी बच्ची समझकर मैंने उसे कभी किसी चीज से मना नहीं करती। उसका अपना घर है, जैसे मर्जी चाहे वो खाए। बस मैंने उसे यही कहा था कि तुम भी खाना वगैरह बनाना सीख लो। अरे कल तो हमारे उसने हमारी बहू बनना है, निकाह तो हो चुका है, जब रुखसती होगी उसे भी तो गिरफ्तारी आनी चाहिए ना। लेकिन ना उसने मेरी बात मानी, साफ मेरे मुंह पर मना कर दिया। कहने लगी मैं तो कभी भी किचन में नहीं जाऊंगी। अरे भाई इस घर की इकलौती बहू हो, मैं यहाँ पर खाना बनाने के लिए थोड़ी आई हूँ। उसने ऐसी नफरत से कहा था कि मेरा दिल ही टूट गया। आर्यन आर्यन के कानों में हर तरफ अपनी माँ की आवाजें पड़ रही थी और वो बेहद बेयकीनी से वहां खड़ा था। कॉफी के मग पर गिरफ्त कुछ कमजोर हुई थी कि अचानक उसके हाथों से कॉफी का मग छूटता हुआ जमीन पर हुआ। मुलाजमा कुछ सहम सी गई थी। सर एक और बात कहूँ। उसने डरते हुए कुछ कहने की कोशिश की कि आर्यन होश में आया और सवालिया नजरों से मुलाजमा की तरफ देखा। मैं नहीं चाहती मेरी बात पर यकीन करेंगे या नहीं, लेकिन मैं खुद इस बात की गवाह हूँ। मैं जो कहूंगी सिर्फ सच कहूंगी। मैंने निम्रा मैम और मारिया मैम की बात करते सुना था। वो दोनों अपने कमरे में बैठी कोई बातें कर रही थी जब मैं इन दोनों के लिए कॉफी बनाकर लेकर गई थी। वो ये कह रही थी कि वो हिना मैम की तरफ से आपका दिल बदगुमान करके उन्हें इस घर से निकाल देंगी, क्योंकि निम्रा मैम और मारिया मैम दोनों ही चाहती थी कि मनाहिल मैम की शादी आपसे हो जाए। इसलिए उन्होंने हिना मैम को बिल्कुल पसंद नहीं किया। सॉरी सर, यही सच है। लेकिन एक बात कहूँ, हिना मैम सारे काम कर लेती है। जब सलमान सर जिंदा थे तब वो उन्हें अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाती थी। उन्हें सारे काम करने आते हैं और तो और वो बहुत वेल मैनर्ड और एजुकेटेड भी हैं। इतना कहते साथ मुलाजमा चली गई और रानियान ने खुद को गिरने से बचाने के लिए बेसाख्ता दरख्त पर हाथ रखा। एक ऐसी हकीकत थी जो इस पर अश्कार हुई थी। वो मुलाजमा सलमान साहब की वफादार थी, इसलिए तो सलमान साहब की बेगुनाह नवाफसी पर वो कोई भी जुल्म होता नहीं देख सकती थी। आर्यन के कानों में धमाके हो रहे थे। खानजादा हाउस पर एक नई सुबह उतर चुकी थी। वो सीढ़ियां उतरता नीचे आया तो सारे ही इस वक्त डाइनिंग टेबल पर बैठे नाश्ता कर रहे थे। उसने एक नजर दूर से हिना के बंद कमरे के दरवाजे पर डाली और फिर उसने उसी मुलाजमा को मुखातिब किया जो कल रात उसे कॉफी देने के लिए लॉन में आई थी। जाओ इसे भी बुला कर लाओ। उसने किया इशारा था मुलाजमा समझ गई। वो इस बात पे सर हिलाती हिना के कमरे के बाहर पहुंची। 2 मिनट बाद ही हिना भी कमरे से बाहर निकल आई। मुझे आप सबसे बहुत जरूरी बात कहनी है। आर्यन ने खामोशी को तोड़ा। सबने खाना छोड़े आर्यन को देखा। मैंने एक फैसला किया है। वो काफी संजीदा था। सब हैरान हुए कि आखिर वो कैसे फैसले की बात कर रहा है। आज और अभी से मैं हिना की रुखसती ले रहा हूँ। अल्फाज थे कि पिघलता हुआ शीशा जो वहां मौजूद हर शख्स के कानों में उतरा, यहाँ तक कि हिना साकित और सुन रही। उसे लगा कि वो अगली सांस नहीं ले पाएगी, लेकिन आर्यन
मारिया बेगम ने गुस्से से कुछ कहने की कोशिश की, जब वो उनकी बात दरमियान में काट गया। ये मेरा अपना फैसला है और इस फैसले के बारे में आपको आगाह करना मेरा काम था। मैं मजीद किसी सवाल का जवाब नहीं देना चाहता, सो कोई मुझसे इसके बारे में ना पूछे तो बेहतर है। तुम यहाँ बैठो, नाश्ता करो। आखिरी बात उसने कुछ सख्ती से हिना से कही थी। हिना जो बेयकीनी से और फटी फटी निगाहों से उसे देख रही थी, वो तो जैसे बेदम सी होती वहीं दे गई। हाथ बढ़ाते कुर्सी खींचते उसके बराबर में बैठ गई, लेकिन सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। आर्यन संजीदगी से कॉफी का कप लबों से लगाए कॉफी पी रहा था। काफी देर हिना साकित निगाहों से वहां बैठी रही। तुम्हें यहाँ देखने के लिए नहीं बुलाया, खाना खाओ। वो सख्ती से बोला था कि हिना डरती हुई प्लेट में खाना डाले खाना खाना शुरू कर चुकी थी, और उसके खाना खाने के साथ ही आर्यन को अपने सीने में सुकून उतरता महसूस हुआ। वो जब तक खाना ना खा चुकी तब तक वो वहीं बैठा रहा। उसके खाना खत्म करने के बाद वो उठा था और एक जरूरी मीटिंग है, इसलिए मैं आज ऑफिस जा रहा हूँ, लेकिन मेरे ऑफिस में आने तक तुम मेरे कमरे में मौजूद होना। सख्ती से हुक्म देते वो वहां से उठ गया था और मारिया बेगम ने हिना को कच्चा चबा जाने वाली निगाहों से देखा। हिना अपने मन मन भारी कदम उठाती वहां से उठी और दोनों ममानियों की आंखों के सामने से गायब हो जाना चाहा। वो वापस कमरे में आई और कमरे को बंद किए वहीं जमीन पर बैठती चली गई। उसके बाद वो खुलकर रोई थी। आर्यन खानज़दा उसके किरदार की पुरखची उड़ाने वाला। वो कुछ समझ नहीं आ रही थी। 4 घंटे गुजर गए थे और उसने दरवाजा नहीं खोला था। वो जानती थी कि अब उसने दरवाजा खोला तो ममानी या मनाहिल, इन दोनों में से कोई एक उसकी जान ही ले लेगा। और बाहर लॉन्ज में वो तीनों बेबसी से बैठे एक दूसरे को देख रही थी। एक बार उस लड़की को मेरे सामने मत आने दो, इसकी मैं जान ले लूंगी। मारिया ममानी जले पैर बिल्ली की मानी लॉन्ज में चक्कर काटते गुस्से से कह रही थी। इससे ज्यादा बुरा हाल तो मनाहिल का था। ताई अम्मी, आपने कहा था कि आपकी बहू सिर्फ मैं बनूंगी। उसने भी उसी बेयकीनी से सवाल पूछा। फिक्र मत करो, उस लड़की को यहाँ से हर हाल में बाहर निकाल कर ही मैं दम दूंगी। वो अभी ये बातें कर ही रही थी जब लाउंज के दरवाजे पर आर्यन खानज़दा अंदर दाखिल हुआ और इन सबको एक साथ बैठे थे। वो भी गुस्से में उसे सवालिया आईब्रो उचकाई थी। आप सबको क्या हुआ है? उसे ऐसे पूछा जैसे कुछ जानता ही ना हो। तुम ऐसे कैसे कर सकते हो आर्यन? उस बदकिरदार लड़की को तुम अपनी बीवी की हैसियत कैसे दे सकते हो? मारिया बेगम ने कुछ सख्ती से उससे दरियाफ्त किया था। आर्यन ने आर्यन के सुकून में कोई फर्क ना आया। मैंने आपसे पहले भी कहा है मामा कि मैं किसी को भी वजह बताना जरूरी नहीं समझता, और कौन सी लड़की मेरी जिंदगी में शामिल होगी इसका फैसला मैं करूंगा। सो बेहतर है कि मुझे ही करने दे। वैसे कहाँ है आपकी बहू? उसने जानबूझकर लफ्ज बहू इस्तेमाल किया था कि मारिया बेगम का कलेजा तक जल उठा। अपने कमरे में बंद बैठी है, वो तुम्हारे कमरे में नहीं जाएगी, तुम अच्छे से जानते हो। मारिया बेगम ने जैसे हकीकत के रूबरू उसे करने की कोशिश की। वो इसी पुरसुकून लहजे के साथ उठा और शान बेनियाजी से हिना के कमरे तक आया। कमरे का दरवाजा खटखटाया। वो जो बेड पर बैठी हुई गहरी सोचों में डूबी थी, अचानक चौंक गई। उसके अंदर एक डर की लहर उतरी। दरवाजा नॉक हुआ था। वो कुछ नहीं बोली। तुम बाहर आ रही हो या मैं तरीके से अंदर आऊं? और उसकी सिर्फ एक ही आवाज काफी थी। हिना डरती हुई दरवाजा खोल चुकी थी। वो फौरन कमरे में दाखिल हुआ और हिना खौफजदा सी 2 कदम पीछे लेती गई। शायद तुम भूल गई हो कि मैं जाने से पहले क्या कहकर गया था, कि तुम मुझे शाम से पहले मेरे कमरे में मिलो। तो यहाँ क्या कर रही हो? वो सख्ती से कहता उसके करीब आने लगा और वो डरती हुई 2 कदम पीछे हो गई। उसके चेहरे पर साफ वो डर और खौफ के साए देख सकता था। मुझे आपके साथ नहीं, उसके अल्फाज मुंह में ही थे जब आर्यन की उंगली उसके लबों तक आ चुकी। तुम क्या चाहती हो? ये जरूरी नहीं, जो मैं कह रहा हूँ वही होगा और फैसला हो चुका है। इतना कहते साथ वो बिना उसकी बात सुने उसे मौका दिए उसका बाजू पकड़े कमरे से बाहर निकल चुका था। उन तीनों ने अपनी आंखें सकेर कर उसे देखा। आर्यन उसका बाजू पकड़े उसे जबरदस्ती अपने साथ लिए सीढ़ियां चढ़ गया और वो बेयकीनी और फटी फटी निगाहों से उसे देखने लगते हुए अपना हाथ उसके हाथ से आजाद करवा रही थी। लेकिन आर्यन की पकड़ सख्त थी और उसे अपने कमरे में ला चुका था। कमरे में दाखिल होने के बाद उसने दरवाजा बंद किया और हिना का हाथ छोड़ दिया। डरती हुई वो 2 कदम पीछे हुई और उसकी तरफ वो बढ़ रहा था और वो पीछे की जानिब खिसक रही थी। मुझसे मुझसे दूर रहे, वो खौफजदा सी होती परेशानी से बोली और आर्यन के चेहरे पर ना चाहते हुए भी मुस्कुराहट फैली। उसे छोड़े अपने बैग की जानिब बढ़ गया और वहां से अब कोई फाइल बाहर निकाल रहा था। हिना बेयकीनी से वही कमरे के वस्त में खड़ी थी। जब वो उसके सामने आकर खड़ा हुआ, यहाँ साइन करो। इस बार का उसका लहजा कुछ नॉर्मल था
और हिना बेयकीनी से उस फाइल को देख रही थी। क्यों? क्या है ये? उसने डरते हुए पूछा। जितना कहा है उतना करो, और ना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो अगले ही पल गुस्से में आता हुआ गरजा था, और हिना ने डरते हुए उन पेपर्स को देखा और बिना पढ़े ही साइन कर दिया। वो नहीं जानती थी कि वो क्या था। क्या ये तलाकनामा है? उसने कुछ उम्मीद से पूछा कि आर्यन के लोगों को एक तंजिया मुस्कुराहट ने छुआ। कितनी खुश फैमिली पान लेती हो ना तुम। मैं पहले ही कहा था कि मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा, मतलब नहीं दूंगा। सख्ती से कहते उसे सुन छोड़े ड्रेसिंग रूम में जाकर वो बंद हो गया, और वो वहीं कमरे के वस्त में खड़ी रह गई। 2 मिनट बाद ही वो बाहर निकला और अपना कोट उतारते हुए वो सोफे पर फेंक चुका था। इधर आओ मेरे पास। वो बेड तक पहुंचकर सख्ती से उसे हुक्म दे रहा था कि हिना अंदर तक कांप गई। वो नफी में सर हिलाती हुई पीछे हो गई। मैंने कहा इधर आओ। और मजीद सख्ती और गुस्से से बोला कि हिना डरती हुई 2 कदम उसकी जानिब बढ़ी। यहाँ बैठो। उसे पास बेड पर बैठने का कह रहा था, और हिना डरती जा रही थी। मैंने कहा यहाँ बैठो। तुम्हें एक बार समझ नहीं आती? उसका हाथ पकड़ उसे खींचकर अपने सामने बिठा चुका था कि हिना डरती हुई इससे दूर खिसकने की कोशिश करने लगी, मगर उसे कमर से पकड़े अपने करीब कर चुका था, और हिना डरती जा रही थी। वो सख्ती से आंखें मीच गई, और उसकी उन बंद आंखों को देखते हुए आर्यन ना चाहते हुए भी खुलकर मुस्कुराया, और फिर उसके कान के पास झुका था। अभी तुमने जिन पेपर्स पर साइन किए हैं ना, वो खानजादा हाउस के पेपर्स थे। क्योंकि ये खानजादा हाउस मेरा नाम था, इसलिए मैंने तुम्हारे नाम ट्रांसफर कर दिया। अल्फाज थे कि पिघलता हुआ शीशा जो हिना के कानों में उतरा था। उसने उसी बेयकीनी से आंखें खोले आर्यन को देखा, जो कि बेहद बेयकीन थी, और फटी फटी निगाहों से आर्यन को देख रही थी। उसे लगा कि शायद वो मजाक कर रहा है। ये कैसा मजाक था? वो आखिर बोल ही उठी कि आर्यन इस बार खुलकर मुस्कुराया था, और जिंदगी में पहली बार उसने आर्यन को इतनी खूबसूरती से मुस्कुराते देखा था। तुम्हें लगता है कि मैं मजाक कर सकता हूँ? उसने सवाल पूछा तो हिना का सर बेसाख्ता नफी में हिला। तो फिर ये मजाक नहीं है। आज से तुम इस सारे घर की मालकिन हो। उसके बाल चेहरे से एक साइड करते हुए उसके कानों में जैसे एक एक लफ्ज बेयकीनी की तरह उतार रहा था। वो हैरान थी, बेयकीन और बेशल। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? वो फटी फटी निगाहों से अब भी आर्यन को ही देख रही थी। उसे इतना बड़ा शौक लगा कि वो हैरत जता रह गई। वैसे ऐसा क्यों नहीं हो सकता? ये मेरी प्रॉपर्टी है, और मैं जहाँ चाहूँ जिसके नाम चाहूँ उसके नाम कर सकता हूँ। और आज के बाद तुम्हें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। तुम इस पूरे घर की मालकिन हो। तुम इस सारे घर में जहाँ चाहे वहां जा सकती हो, और सुकून से किचन में जाकर अपनी मर्जी का खाना बनाकर खा भी सकती हो। उसने आखिरी बात इतनी नरमी से कही थी कि हिना की आंखें बहुत तेजी से नमी चमकी थी। वो अपना चेहरा मोड़कर अपनी आंखों से निकलने वाली नमी साफ करने लगी। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी चोरी पकड़ ली थी। वो कैसे जान सकता था? और इसका ये रोना आर्यन को तकलीफ दे गया, और अगले ही पल उसे खींचकर अपने साथ लगा चुका था कि हिना साकित रह गई। मुझे बंगला नहीं चाहिए। आपने ऐसा क्यों किया? वो मानी मुझसे मजीद खफा हो जाएंगी। प्लीज आप वापस ले ले। वो बेबसी से बोल रही थी। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? जो कहता है उसे कहने दो। मेरी प्रॉपर्टी थी, मेरी मर्जी। मैं जिसको मर्जी नाम करूं। आज से यह सारा खानजादा हाउस तुम्हारा हो चुका है। अगर तुम चाहो तो बेशक सारी प्रॉपर्टी को आग लगा दो। तुम्हें कोई भी कुछ नहीं कहने की हिम्मत नहीं रखता, क्योंकि ये अब तुम्हारी मलकियत है। इस बार उसके लहजे में नरमी थी। अब वो गुस्से से बात नहीं कर रहा था, और हिना पर हैरतों के पहाड़ टूटते जा रहे थे। लेकिन आपने ऐसा किया क्यों? वो फटी फटी निगाहों से आर्यन को देख रही थी। आर्यन थोड़ा सा उसके करीब हुआ, इतना कि उसके चेहरे पर आर्यन की झुलसती हुई सांसें पड़ने लगी। वो खौफ और डर से आंखें बंद कर दी। वो उसके कान के पास झुका। क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे तुमसे थोड़ी थोड़ी मोहब्बत हो रही है, और हर उस चीज के लिए सॉरी जो मैंने माजी में की। मुझे तुम पर इस तरह इल्जाम नहीं लगाना चाहिए था। बिना सच जाने में कैसे यकीन कर गया? आंखों के सामने वो मंजर घूम रहा था जब वो ऑफिस से वापस आया था, और मारिया बेगम ने उसके कानों में जहर अंडेला। तुम्हें कुछ खबर भी है? न जाने वो कमरे में फैसल के साथ चिपकी बैठी कौन सी बातें कर रही है। को शर्म और लिहाज होता है। वो तो ये भी भूल गई है कि वो तुम्हारी बीवी है। वो अल्फाज आज भी उसकी कानों में गूंजते थे जब वो कमरे में दाखिल हुआ, और बिना सच समझे गुस्से में उसने हिना को थप्पड़ दे मारा। और उसलिए सॉरी कि मैंने तुम्हें बिना जाने बिना समझे जज कर लिया। क्या हुआ कि अगर तुम गांव में रहती आई थी, तुम इतनी भी बुरी नहीं हो। वो मुस्कुराया, और हिना बेयकीनी से उसे देखती रह गई। वो अब नरमी से उसका बायां गाल सहला रहा था, जहां सालों पहले थप्पड़ मारा था।
हिना अब भी साकित और फटी फटी निगाहों से उसे देख रही थी। क्या तुम मुझे माफ किए एक मौका दे सकती हो अपनी गलती सुधारने का मौका, और तुम्हारे साथ एक और जिंदगी गुजारने से शुरुआत करने का मौका? वो उम्मीद और मान से उसे देख रहा था। हिना बेयकीनी और फटी फटी निगाहों से उसे देख रही थी। वो खूबसूरत और दिलकश तो पहले ही बहुत था, लेकिन हिना कहाँ जानती थी कि उसके नसीब में ये खूबसूरत और दिलकश मर्द लिखा है। उसने बेयकीनी से आर्यन के कंधे और गाल को छूकर महसूस किया। क्या ये कोई ख्वाब है? वो हैरान थी कि आर्यन खिलखिलाकर हंस पड़ा। नहीं, यह हकीकत है। चलाओ नीचे चलते हैं, खाने का वक्त हो रहा है। वो बिना अगली बात किए उसका हाथ पकड़े वापस कमरे से बाहर निकल आया। वो किसी कटी ढाल की तरह उसके साथ चलती जा रही थी। वो नीचे आए तो सारे ही डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। वो दोनों भी बैठ गए। खाना बिल्कुल खामोशी से खाया गया। वो तीनों औरतें तो बस हिना को कच्चा चबा जाने वाली निगाहों से ही दिख रही थी। खाना खाने के बाद सारे ही लाउंज में बैठे चाय पी रहे थे। जब लाउंज के दरवाजे पर से फैसल अंदर दाखिल हुआ और फैसल को देखते हुए हिना के चेहरे पर एकदम से परेशानी आई थी। क्या बात है आंटी, आपने मुझे बुलाया था? उसने मारिया बेगम को देखते हुए पूछा तो वो हैरान हुई। मैं क्यों तुम्हें बुलाऊंगी? मारिया बेगम ने नासमझी से कंधे उचकाए थे। उन्होंने नहीं बुलाया, मैंने बुलाया है। आर्यन सोफे से उठा और कदम कदम चलता उसके पास पहुंचा। तो सारे ही परेशान हुए। तुमने मुझे बुलाया, लेकिन 3 सालों से तुमने मुझसे तो कभी भी बात नहीं की, तो अब क्या हुआ? फैसल ने भी हैरान होते हुए पूछा था। सारे खामोशी से उन दोनों को देख रहे थे और हिना अपने हाथ की उंगलियां चटक रही थी। वो काफी परेशान लग रही थी। अगली पल लाउंज में एक थप्पड़ की आवाज गूंजी थी। आर्यन का हाथ उठा और फैसल के चेहरे पर एक जनाटेदार थप्पड़ दे मारा कि सारे साकित रह गए। काश मैं तुम्हें ये थप्पड़ उस दिन मारा होता जिस दिन तुम मेरी बीवी पर इल्जाम तराशी कर रहे थे, मगर नहीं, गलती मेरी है। मैं ही कानों से कच्चा था, तुम पर यकीन कर लिया। हिना, यहाँ आओ। उसने सख्ती से हिना को पुकारा तो हिना डरती हुई सोफे से उठी और उसके पास आकर खड़ी हुई। वो थप्पड़ जो उस दिन मैंने तुम्हें मारा था, वही थप्पड़ तुम आज आज से मारोगी। वो गुस्से से हिना से कह रहा था। उसके लहजे में किसी भी किस्म की नरमी नहीं थी। हिना ने नफी में सर हिलाया, लेकिन आर्यन को आंखों को देखते हुए डर गई थी और अगली पल आगे बढ़ी और हिम्मत करते फैसल के चेहरे पर एक थप्पड़ मारा और फैसल का चेहरा सारा सुर्ख हो गया। सारे हैरानी से वही सब कुछ बैठे सोफे से उठ खड़े हुए। मैंने आपको अपना भाई समझा था फैसल भाई, लेकिन मुझे जरा भी उम्मीद नहीं थी कि आप मेरे किरदार की धज्जियां बिखेर देंगे। शर्म आती है मुझे आप जैसे शख्स पर जो बाई कहलाने के लायक नहीं है। उसे बहुत मुश्किल से दो फिक्रे अदा किए थे। सारा सांस फूल गया था। आर्यन हिना का हाथ पकड़े उसे अपने साथ लगाए सख्ती से फैसल की आंखों में झांक रहा था। अफसोस है मुझे कि तुम कभी मेरे दोस्त हुआ करते थे। अब निकल जाओ, तुम्हारी सजा यही है कि तुम आर्यन खानजादा की नफरत के लायक नहीं हो। फैसल बिना कुछ कहे वहां से पलट गया और आर्यन ने उसी सख्ती से माँ को देखा और मारिया बेगम जान गई कि वो सच्चाई तक पहुंच गया है। वो नफी में सर हिलाती परेशान सी हुई थी जैसे काम की। वो जानती थी अगर ये बात वलीद साहब को पता चली तो वलीद साहब उन्हें छोड़ देंगे। नहीं, वो आर्यन खानजादा था। उसने अपनी माँ का बरम रख लिया। मैंने एक फैसला किया है, वो सख्ती से सबको बता रहा था। हिना का हाथ हनूज अपने हाथ में था। मैंने खानजादा हाउस हिना के नाम लगा दिया है। अल्फाज थे कि पिघलता हुआ सीसा जो उन सबके कानों में एक साथ उतरा था। वो सारे फटी फटी निगाहों से आर्यन को देख रहे थे। क्या तुम होश में तो हो? सबसे पहले न्यूरा बेगम ने सवाल पूछा। बिल्कुल, मैं होश में हूँ चाची, और इतना ही नहीं, मैं अपने सारे बिजनेस की पावर ऑफ अटॉर्नी भी हिना के नाम कर चुका हूँ। उसे एक और बम उन सबके सरों पर फोड़ा था कि सारे फटी फटी निगाहों से उन दोनों को देख रहे थे। लेकिन बेटा, इन सब की जरूरत क्या थी? वलीद साहब ने सवालिया निगाहों से पूछा। बस ऐसे ही, मुझे हिना के मामले में कुछ इनसिक्योरिटीज हो गई थी, इसलिए मैं उसकी हिफाजत के लिए उसके नाम पर ये सारा खानजादा हाउस लगा दिया। कल को ये ना होना कि कहीं लोग मेरी गैर मौजूदगी में हिना को यहाँ से धक्के देकर बाहर निकाल दे। इसलिए और अगले हफ्ते में अपने वलीमे का फंक्शन भी रख रहा हूँ। बेहतर होगा मामा आप इसकी तैयारी करें, वरना आप जानती हैं कि आपका बेटा कैसा है। वो आंखों ही आंखों में सख्ती से अपनी माँ को वार्न किए हिना का हाथ पकड़े वापस कमरे की जाने चला गया और मारिया बेगम जहाँ थी वहीं की वहीं थम गई। वो सब कुछ छोड़ती उसके पीछे ऊपर भागी। वो तेज कदमों से चलती उसके कमरे तक पहुंची। दरवाजा खुला था। आर्यन स्टडी टेबल के सामने लैपटॉप पर झुका कुछ कर रहा था
और हिना बेड पर बैठी हुई थी। आर्यन, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? उन्होंने आते ही आर्यन से सवाल किया। ये सवाल आप पूछ रही है मम्मा? मुझे यकीन नहीं आ रहा। आर्यन पलटा और कुछ बेयकीनी से माँ से पूछा। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरी माँ इतनी गिरी हुई हो सकती है। आपने क्या कुछ किया? सब कुछ पता चल गया। आप इतनी जालिम कैसे हो सकती है कि उसे खाना तक नहीं देती थी? इसीलिए मैंने ये सारा खानजादा हाउ इसके नाम कर दिया। मैं इतना भी गया गुजरा नहीं हूँ कि अपनी बीवी को भूखा मारूं। और बेहतर होगा कि आप मेरे वलीमे की तैयारी करें, वरना फिर मुझे मजबूरन डैड को सब कुछ बताना होगा जो आपने किया। मारिया बेगम को वो धमकी दे रहा था जिसे मारिया बेगम को यकीन ही नहीं आया। खुदा का वास्ता है, अब तो इसे बहू के रूप में कबूल करे और सब कुछ ठीक कर ले। इस बार उसने कुछ नरमी से कहा। वो बस नफी में सर हिलाती हुई पलट गई। उनके जाने के बाद वो लैपटॉप पर वही बंद करता हुआ कमरे का दरवाजा बंद किए बेड तक आया और हिना के पास आकर बैठा। आप प्लीज ये घर वापस अपने नाम कर ले, मुझे नहीं चाहिए। और परेशान सी होती बोली थी कि आर्यन के लोगों को एक मुस्कुराहट नहीं छुआ। पता है, मुझे ना मूवीज और ड्रामास में जो इश्क दिखाते हैं ना, उससे बहुत सेटिस्फेक्शन मिलती है। मैंने सोचा था कि मैं जिस लड़की से मोहब्बत होगी ना, मैं उस पर अपनी मोहब्बत साबित करने के लिए अपनी सारी की सारी दौलत उस पर निछावर कर दूंगा। और मैं आज बहुत खुश हूँ कि मुझे तुम पर वो सारी दौलत निछावर करने का मौका मिला। मैं जानता हूँ मैं गलत था, लेकिन ये सच है कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। वो इसे पकड़े अपने साथ लगाता हूँ सरगोशी नुमा आवाज में बोला। हिना साकित रह गई। लेकिन आपकी मम्मा? उसने बेयकीनी से पूछा। फिक्र मत करो, ठीक हो जाएंगे। जब लालच इंसान के हाथों सारी दौलत चली जाए ना, तो फिर वो ठीक हो जाया करते हैं। उसके माथे पर वो लब रखती सरगोशी कर रहा था और हिना बेयकीनी से उसे देख रही थी। मैंने आपसे कुछ कहना है। उसे बहुत हिम्मत करते कुछ कहने की कोशिश की तो आर्यन ने सवालिया निगाहों से उसे देखा। बस तलाक मत मांगना। और जैसे परेशान हुआ और हिना ना चाहते हुए भी हंस पड़ी। नहीं, बात कुछ और है। वो झिझकते हुए बोली कि आर्यन हैरान हुआ। अच्छा, और क्या बात है? वो बेयकीनी से बोला। वो मैं कुछ कहने की कोशिश कर रही थी लेकिन अल्फाज साथ ही नहीं दे रहे थे। जो भी कहना चाहती हो खुलकर कहो, तुम कह सकती हो। आर्यन ने अपना दूसरा हाथ बाजू खोले, दोनों बाजू हाथ से उसके गिर्द निशान मजबूत किया और इससे हिफाजत का यकीन दिलाया। मैं नहीं जानती कब, लेकिन मुझे आपसे मोहब्बत हो चुकी है। शायद ये तब हुई थी जब मैं पहली बार यहाँ आई थी, या शायद तब जब नाना ने कहा था कि मुझे मेरा निकाह से करवाना है, या शायद तब जब मैं आपकी बीवी बनी थी। और आर्यन हैरान हुआ था जब आपने कहा कि आप मुझे अपनी जिंदगी में शामिल नहीं करना चाहते, तो मुझे बहुत दुख हुआ था। तो मैंने सोचा कि अपनी मोहब्बत को हमेशा दिल में दफन कर दूं। बस आज न जाने मेरे अंदर कहाँ से हिम्मत आ गई कि मैंने सोचा कि आपको ये बता दूं। मुझे लगता है कि शायद आपको ये बात पता होनी चाहिए। वो इतनी मासूमियत से बोली थी कि आर्यन अंदर तक जैसे उसका गिरदार हो गया। वो इसे मजीद मजबूती से अपने सीने में भेजते हुए उसके माथे पर दोबारा लपक चुका था। शुक्रिया मुझ जैसे सरियल और सख्त मिजाज इंसान से शादी करने के लिए, लेकिन तुम मुझसे इतना डरती क्यों हो? उसे जैसे ये सवाल बेचैन कर गया था कि हिना ने एक परेशान सी नजर उसे देखा। बस मुझे आपके गुस्से से बहुत डर लगता है। वो बहुत मासूमियत से बोली थी कि आर्यन को उस पर टूट कर प्यार आया। मेरा तुमसे वादा है, अब मैं कभी भी तुम पर गुस्सा नहीं करूंगा। उसके बालों में उंगलियां चलाते हुए उसे अपने सीने से लगाए उसे कोशिश करते हुए बोला था। हिना ने गहरी सांस ली। एक पुरसुकून सांस फिजा के सुपुर्द किए वो खुलकर मुस्कुराई थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि उस शख्स की बीवी के रुतबे पर फायज हो जाएगी। बेशक खुदा इंसान को वहां से नवाजता है जहां से उसने कभी गुमान भी नहीं किया होता।